अहम खबर है, निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर का मामला। आला हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ सरप्राइज दे सकते हैं। वज़ीर आज़म ऐसा नाम अपोजिशन लीडर की मशावरत से मंजर आम पर ला सकते हैं जो अब तक सामने नहीं आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, कोई ऐसा नाम सामने आ सकता है जो सरप्राइज हो। बिल्कुल सरप्राइज हो सकता है। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर का मामला। आला हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ सरप्राइज दे सकते हैं। वज़ीर आज़म ऐसा नाम अपोजिशन लीडर की मुशावरत से मंजर आम पर ला सकते हैं जो अब तक सामने नहीं आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई है। आज वज़ीर आज़म की मुलाकात जारी है। मुलाकात का ये तीसरा दौर है। अगर आज भी कोई हतमी फैसला ना हो पाया तो मामलात पार्लिमानी कमेटी के पास होंगे। और अभी आपके लिए चलते हैं, अपोजिशन लीडर राजा रियाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सलाह मशवरा किया, मैंने अपने साथियों से सलाह मशवरा किया और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब का और मेरा एक चीज़ पे हम पहले मुत्फिक हुए कि जो भी वज़ीर आज़म हो वो छोटे सूबे से हो, ताकि छोटे सूबों को जो महरूमी है वो दूर हो और ऐसा नाम हो जो गैर मुतनाज़ा हो, किसी सियासी पार्टी से ना हो। तो उस पर फिर हमारा इत्तेफाक हुआ है अनवारुल हक काकड़ साहब पे, वो वज़ीर आज़म होंगे। तो सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब बीएपी जमात से हैं, तो क्या उन पर वज़ीर आज़म ने भी एतमाद किया और उनकी तरफ से कौन से नाम आए थे? वो फैसला ये हुआ है कि बाकी 5 नाम जो हैं वो हम किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये नाम मैंने दिया था और वज़ीर आज़म साहब ने इस नाम पे इत्तफाक किया है। और इसकी मेन वजह जो है वो छोटा सूबा बलूचिस्तान, आपको पता है कि छोटा सूबा है, इसलिए उनका नाम जो है उस पर मैंने और वज़ीर आज़म साहब ने दस्तखत कर दिए। और सर हलफ कब लेंगे सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब? उम्मीद है कि कल तक वो हलफ उठाएंगे। निगरान काबीना में कौन कौन है? सियासी पार्टी हुई है, इसके ऊपर भी कोई डिस्कशन हुई है कि निगरान काबीना में कौन कौन होंगे? क्या ये तमाम अब जो वज़ीर आज़म बनेंगे ये उनका अख्तियार है, इस बारे में हमारी कोई डिस्कशन नहीं हुई। हमारा जो रोल था, मेरा ख़ास तौर पे अपोजिशन लीडर का, वो रोल ख़त्म हो गया है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि छोटे सूबे का एक ऐसा आदमी जो डिस्प्यूटेड ना हो, उसका नाम मैंने जो पेश किया था वज़ीर आज़म साहब ने उससे इत्तेफाक किया। अपोजिशन लीडर राजा रियाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तेफाक हुआ है। उन्होंने कहा कि छोटे सूबे से नाम होगा, बकिया 5 नाम हम नहीं बताएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो अब दोनों में इत्तेफाक हुआ है, अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तेफाक हुआ है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तेफाक हो गया है। राजा रियाज ने बता दिया, 3 दिन तक तवील मशावरत के बाद ये नाम सामने आया है। अपोजिशन लीडर ने कहा कि बकिया 5 नाम हम नहीं बताएंगे, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म के लिए अनवारुल हक काकड़ का नाम फाइनल हुआ है। अपोजिशन ने और हुकूमत ने फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म और राजा रियाज की आज तीसरे दौर की इस मुलाकात में यह फैसला कर लिया गया, अनवारुल हक काकड़ के नाम पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ होंगे। अनवारुल हक काकड़ का नाम मैंने दिया था। राजा रियाज ने कहा कि जो 3 नाम मैं लेकर आया था तो उसमें एक नाम अनवारुल हक काकड़ का भी था, 3 नाम वज़ीर आज़म के भी थे। बकिया 5 नाम हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये एक नाम बता रहे हैं जिस पर इत्तेफाक हो गया है, अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म होंगे। बिल्कुल, इस वक्त जो बताया गया है कि अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म होंगे। बाकी 5 नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किए हैं। इस वक्त आपको बताते चलें कि 3 दिन से ये मुलाकात जारी थी, जिसमें आज फाइनल किया गया है कि अनवारुल हक का नाम दिया गया है। अनवारुल हक काकड़ का नाम दिया गया था और राजा रियाज ने कहा कि यह नाम मेरे उन 3 नामों में था जो मैं लेकर आया था, जिस पर 3 दिन तक मशावरत हुई और वज़ीर आज़म ने यह नाम तस्लीम कर लिया और यह नाम इत्तेफाक राय से सामने आया है। उन्होंने यह भी कहा कि बकिया 5 नाम हम मंजर आम पर नहीं लाएंगे। 3 नाम अपोजिशन और 3 नाम हुकूमत की जानिब से दिए गए थे, जिस पर 3 दिन से सलाह मशवरे हो रहे थे। आइन की रूह से 3 दिन तक अगर यह फैसला ना होता
होता तो यह मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाता, लेकिन आज इत्तेफाक राय से फैसला कर लिया गया। निगरान वज़ीर आज़म के लिए अनवारुल हक काकड़ का नाम सामने आ गया। राजा रियाज कहते हैं कि ये नाम मेरे 3 नामों में था, इन अनवारुल हक काकड़ का नाम मैंने दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी 3 नाम दिए थे, बाकी 5 नाम डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे। एक नाम जिस पर इत्तेफाक हो गया है वो है अनवारुल हक काकड़ का। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ होंगे। अनवारुल हक काकड़ का नाम मैंने दिया था, राजा रियाज ने यह भी वाज़ेह कर दिया। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज और शहबाज शरीफ के दरमियान 3 दिन तक मुलाकात होती रही और आज इत्तेफाक राय से ये नाम सामने आया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं साकिब सईद से। जी साकिब, बताइएगा, वज़ीर आज़म ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए अनवारुल हक काकड़ का नाम दे दिया गया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये 3 दिन तक, आज आखिरी दिन तक मुशावरत जारी रही और आज आखिरी मुशावरत जो है वो फाइनल हो चुकी है। राजा रियाज कुछ देर कब बाहर आया, उन्होंने मीडिया की बात की है कि अभी हमारी जो नाम पर इत्तेफाक हुआ है वो अनवारुल हक काकड़ हैं, जो सेनेटर हैं। उन्होंने कहा कि ये नाम जो था ये मैंने दिया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेफाक कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा इत्तेफाक हुआ था कि जो भी निगरान वज़ीर आज़म आए उसका ताल्लुक जो है वो छोटे सूबे से होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब हमने तमाम नामों पर मुशावरत की तो उसमें जो सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का नाम है वो हमें सबसे बेहतर लगा, तो उनका हमने इंतखाब किया है और सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के नाम पर हमने दस्तखत कर दिए हैं। और अब वो खुद फैसला करेंगे कि काबीना में उन्होंने कौन कौन से वजीर जो हैं वो लेने हैं। अच्छा, तो ये भी बताइएगा कि ये नाम 3 दिन की तवील मशावरत के बाद सामने आया है। यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म ने भी अपने इत्तेहादियों को इस पर एतमाद में ले लिया होगा। जिस तरह से राजा रियाज ने कहा कि छोटे सूबे से नाम लाना चाहते थे जिस पर इत्तेफाक हो गया, बकिया काबीना के लिए क्या बातें सामने आ रही हैं कि जो काबीना तश्कील दी जाएगी क्या वो भी छोटे सूबों को प्रेफर किया जाएगा? नहीं जी, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि काबीना में भी छोटे सूबों को प्रेफर किया जाएगा। ये निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर ये बात हुई थी, लेकिन जब वो ज़रा आएंगे वो उसका फ़ैसला जो है वो निगरान वज़ीर आज़म सेनेटर अनवारुल हक काकड़ करेंगे। अब उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन से वज़रा जो हैं वो उन्होंने लेने हैं। ताहम ये बात अभी कंफर्म हो गई है कि जो ज़राए से ख़बरें आ रही थी कि कोई ऐसा नाम दिया जाएगा जिसका नाम अभी तक मीडिया में नहीं आया। बिल्कुल सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का नाम जो था वो मीडिया में नहीं था और अचानक एक सरप्राइज़ के तौर पर उनका नाम आया है। ये बातें भी ज़ेर गर्दिश थी कि छोटे सूबे से निगरान वज़ीर आज़म का ताल्लुक़ होगा और वही हुआ कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज और साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म के लिए अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तेफाक किया है और उन्होंने कहा है कि हमने इस नाम पर दस्तखत कर दिए हैं और अब सेनेटर अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो निगरान वज़ीर आज़म होंगे और वो अपनी काबीना का फैसला जो है वो खुद करेंगे। ठीक है साकिब, बताइएगा बाज़ाब्ता ऐलान कब किया जाएगा? बाज़ाब्ता ऐलान तो अब जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी जानिब से कर दिया गया है, लेकिन अब आगे का जो प्रोसेस है उसका नोटिफिकेशन जो है वो हो जाएगा। ताहम नाम जो है वो अपोजिशन लीडर जो हैं वो सामने ला चुके हैं। अब जो कमिटीज़ का मामला था वो तब ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो हल्फ उठाएंगे और उसके बाद वो अपनी काबीना का ऐलान करेंगे और अपने वज़रा जो हैं अपने हिसाब से मुंतखब करेंगे कि किसको कौन सी वजारत देनी है। लेकिन निगरान जो काबीना है उसके हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि सेनेटर इसहाक डार जो हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं और दूसरी तरफ शेरी रहमान हैं वो भी सेनेटर हैं। उन दोनों के नाम जो हैं वो निगरान काबीना में भी आ रहे हैं। अच्छा, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा हैं अनवारुल हक काकड़, इनको निगरान वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है, तो आप समझते हैं कि इत्तेहादियों की तमाम मशावरत इस पर की जा चुकी थी, लेकिन राजा रियाज ये कहते हैं कि ये नाम मैं सामने लेकर आया हूँ, मेरे 3 नामों में ये नाम मौजूद था। जी बिल्कुल, राजा रियाज ये कह चुके हैं कि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का जो नाम है वो मैं दे चुका हूं, लेकिन चूंकि 3 नाम जो थे 3 दिन पहले अपोजिशन लीडर राजा रियाज, तो इस हवाले से मुशावरत जो है वो इत्तेहादी रहनुमाओं के साथ की गई थी। लेकिन गुज़िश्ता रात जब मीटिंग हो रही थी इत्तेहादी रहनुमाओं की वज़ीर आज़म से, तो उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये मौक़िफ़ सामने रखा था कि जो भी निगरान वज़ीर आज़म हो, लेकिन उससे पहले साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुशावरत जो है वो होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात नहीं हुई और ये निगरान वज़ीर आज़म का नाम जो है वो सामने आया है। लेकिन इससे पहले पीपल्स पार्टी
समेत तमाम जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वज़ीर आज़म की उनसे मुशावरत हो चुकी थी, लेकिन जो सेनेटर अनवारुल हक काकड़ हैं उस चूँकि ये नाम पहले नहीं आया था, अपोजिशन लीडर दे चुके हैं, तो इस हवाले से ज़रूर पीपल्स पार्टी से रब्ता तो हुआ है, लेकिन ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस नाम पर राज़ी नहीं है, क्योंकि जो वज़ीर ख़ारजा साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रात जो मीटिंग थी साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, उन्होंने ये कहा था मीटिंग में कि जो नाम जो भी निगरान वज़ीर आज़म आना है उसके लिए लाजमी है कि साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी से मुशावरत हो, लेकिन उसके बाद साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो अब साबिक़ वज़ीर आज़म हो चुके हैं उनकी मुशावरत नहीं हुई। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे साकिब सईद हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन को यहाँ पर एक और अहम खबर दे देते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का नाम पर इत्तेफाक हुआ है। वज़ीर आज़म ने समरी पर दस्तखत करके सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है, जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर अब इसका जो है कानूनी तौर पर ऐलान भी हो जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म के लिए सेनेटर अनवारुल हक का नाम सामने आया है, इत्तेफाक राय से नाम सामने आया है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज का यह कहना है कि नाम उनके 3 नामों में था और इसके ऊपर इत्तेफाक किया गया है, और इत्तेफाक इस बात पर भी किया गया है कि कोशिश दोनों जानिब से ये थी कि छोटे सूबे से निगरान वज़ीर आज़म लिया जाए। निगरान वज़ीर आज़म के लिए सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का नाम सामने आ गया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का फैसला कर लिया गया है। अपोजिशन राजा रियाज ने सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनाए जाने की तस्दीक कर दी है, और ज़राए का यह कहना है कि वज़ीर आज़म ने दस्तखत करके समरी भिजवा दी है सदर मुमलिकत को। निगरान वज़ीर आज़म के लिए सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का नाम सामने आया है, उस पर इत्तेफाक कर लिया गया है। हमारे नुमाइंदे साकिब सईद हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे मज़ीद बात करते हैं। साकिब सईद, अब अगला मरहला क्या होगा कानूनी तौर पर, क्योंकि जब निगरान वज़ीर आज़म को हतमी तौर पर चुन लिया गया है तो काबीना का प्रोसेस के लिए क्या मुद्दत होती है, कितने दिन में प्रोसेस हो जाना चाहिए? जी बिल्कुल, अब निगरान वज़ीर आज़म का नाम जो है चूँकि आ चुका है, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो निगरान वज़ीर आज़म होंगे। अब उस पर डिपेंड करता है कि वो जो निगरान कबीना है उसको लेते हैं, लेकिन इसके लिए भी मुशावरत जो है कुछ हद तक तो ये मुशावरत हो चुकी है, तमाम तर जो पार्टीज़ हैं इस हवाले से मुशावरत हो चुकी है, लेकिन चूँकि अब वो निगरान वज़ीर आज़म हैं तो उन्होंने भी पार्टी से मुशावरत करनी होगी, और तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुशावरत के बाद ही वो कोई नाम जो है वो सामने लाएंगे। इसमें कुछ दिन लगेंगे, ताहम ये नाम 2 नाम जो हैं वो जो 2-3 दिन से ज़ेर गर्दिश हैं कि अगर सेनेटर इसाक डार का नाम भी निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर आ रहा था, लेकिन उसके हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि उनका नाम जो निगरान काबीना है उसमें भी शामिल किया जा सकता है। उसके साथ ही साथ जो शेरी रहमान हैं, सेनेटर शेरी रहमान, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उनका नाम भी निगरान काबीना में जो है वो आ सकता है। लेकिन ये तमाम तर मरहला जो है अब निगरान वज़ीर आज़म पे है, और वो स्टेक होल्डर से मुशावरत करेंगे और उसके बाद ही अपनी निगरान काबीना का इंतखाब करेंगे। साकिब सईद हमारे साथ मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर एंकर पर्सन सैफान ने। सैफान, जिस तरह से 4-5 नाम ज़ेर गर्दिश थे, लेकिन सरप्राइज़ हो गया, एक नया नाम सामने आ गया, तो आप समझते हैं कि इत्तेफाक राय से नाम यकीनी तौर पर सामने आया है, तो अब काबीना जो तश्कील दी जाएगी उसमें भी 2 चीज़ें बड़ी अहम सामने आई हैं कि इसहाक डार और सेनेटर शेरी रहमान को काबीना में भी शामिल किया जा सकता है, तो सेटअप कैसा बनता देख रहे हैं आप? देखिए, यकीनी तौर पर ये जो निगरान सेटअप आने वाला है इसमें जो एक हतमी तौर पे अहम तरीन चैलेंज होगा वो एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है जो हमने IMF के साथ दस्तखत किया हुआ है। अब इस स्टैंड बाय अरेंजमेंट को पाए तकमील तक पहुंचाना है, इस दौरान रिव्यू भी IMF का आना है, तो यकीनी तौर पर जो भी शख्स हो वो IMF से डील कर सकता हो, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन से डील करने का इख्तियार भी निगरान सेटअप को दिया गया है कानून साजी के यानी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके बाद। तो यकीनी तौर पर जो खारजा ताल्लुकात के हवाले से, और अगर शेरी रहमान साहब का नाम है तो वो भी मेरे ख्याल से उसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि क्लाइमेट के हवाले से भी कुछ प्लेजेस हैं जो पाकिस्तान को मिले हैं फ्लड्स के बाद, और उनको भी मैच्योर होना है। तो यकीनी तौर पर वो इसहाक डार हो, शेरी रहमान हो या कोई और भी हो, तवक्को यही की जा रही थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिहाज से कोई ऐसा शख्स होगा जो मामलात को बेहतर तरीके से संभाल सकेगा। और जहाँ तक काकड़ साहब की बात है, वो तजुर्बेकार हैं, सियासतदान सीनियर हैं, और जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं उस लिहाज से देखा जाए तो उस लिहाज से हमें कोई ऐसा शख्सियत चाहिए थी जो सियासी तजुर्बा भी रखता हो, एडमिनिस्ट्रेटिव तजुर्बा भी रखता हो,
और ख़ासतौर पे माली मामलात को डील करने का तजुर्बा भी रखता हूँ, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस को और दीगर मामलात को देखने का तजुर्बा रखता हूँ। तो उस लिहाज से शख्सियत तो मौजू लगती है, और इत्तफाक राय से अगर इस पर पहुंचे तो एक अच्छी बात है, क्योंकि हम कल तक उम्मीद जो थी वो नहीं नजर आ रही थी। 2 मुलाकातें वज़ीर आज़म साहब की और लीडर अपोजिशन की तकरीबन जो है वो हो चुकी थी, और उसके बाद लग यही रहा था कि कोई हतमी नतीजे तक मामला नहीं पहुंचेगा, और लग ये रहा था कि मामला शायद जो है वो इसके बाद कमेटी की तरफ जाएगा, और उसके बाद इवेंचुअली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये फैसला करेगा और वो ये नाम देगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि कंसेंसस के साथ एक जमहूरी अमल के बाद एक नाम सामने आया है, और सरप्राइजिंग भी है, क्योंकि हम देखें तो पिछले 3 दिन पहले सब में पहले जो नाम आया वो हमने देखा कि इशफाक डार साहब का था कुछ हफ्ते पहले। उसके बाद फिर हमने देखा कि जिलानी साहब, जो जलील अब्बास जिलानी साहब है, उनका नाम एक दिन आया कि ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है। फिर हफीज शेख साहब जो थे वो हमने देखा काफी स्ट्रॉन्ग उनका उनका वेट रहा, और बार बार उनका नाम सब में इम्पोर्टेंट टॉप पे रहा कि ये बन सकते हैं। शमशाद अख्तर साहिबा जो फॉर्मर गवर्नर स्टेट बैंक है जी। सिफान आप हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किए डॉक्टर दानिश ने, सीनियर एंकर पर्सन। डॉक्टर दानिश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज जो नाम सामने आया है सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, अनवारुल हक काकड़ जबरदस्त सेनेटर हैं, और माशाल्लाह उनका जो बैकग्राउंड है सियासत के हवाले से वो बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन बड़े मंझे हुए सेनेटर साबित हुए थे, और उनको बड़े हर मेरा ख्याल तबका की पजीराई हासिल थी। लेकिन ये नाम जो सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का आया है, ये कहीं मीडिया में झलका नहीं। ये जरूर बात आ रही थी कि हो सकता है कि जी छोटे सूबों से लिया जाए, बड़े नाम आए, बड़े अजीबोजीब नाम आए। अब शेख साहब का नाम था, मैंने एक बहुत ही टॉप के जो 3 डिसाइड करने वाले हैं उनसे पूछा, उन्होंने कहा इनका लिस्ट में नाम ही नहीं है भाई, और तो हम डिस्कस क्यों करेंगे। तो उसके बाद मैंने उसको ट्वीट भी किया था। इसी तरीके से आपके राहिल शरीफ और दूसरे लोगों का नाम थे, और लोगों का भी नाम आया, लेकिन ये नाम चल रहे थे। जब भी मैं बात करता था टॉप से, वो कहते थे भाई ये जो नाम चल रहा है ना, इतना मैं बता दूं कि इन नामों में से कोई भी नहीं है। और ये जरूर वो कहते थे कि हम नहीं चाहते हैं कि वो शख्स को ऑन एयर करके, हालांकि डिसीजन पहले हो चुका था, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये 2-3 दिन पहले की डिसीजन है, जिसको मेरा ख्याल है आज जो है वो सदर पाकिस्तान के खत के बाद वजीर आजम ने जो है वो और लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों ने डिस्क्लोज कर दिया है। हालांकि ये डिसीजन मुझे लगता है कोई 3 से 4 दिन पहले था, क्योंकि उनकी बातों से ये लगता था कि एक ऐसा शख्स होगा जो कि मौजूदा जो नाम चल रहे हैं उनमें नहीं है, और उसका नाम मेंशन इसलिए नहीं करना चाहते कि फौरन ही जो है ना वो आपके लोग जो हैं उसको डिस्कस करते हैं मीडिया में, और बड़ा गलत इंप्रेशन जाता है। तो मेरा ख्याल है उनकी बात यहाँ तक सही थी, लेकिन अब अनवारुल हक काकड़ का नाम सामने आ चुका है। छोटे सूबे से एक शख्स को लिया गया है, बहुत यंग जो है वो शख्स है, और एक पॉलिटिकल आदमी है जो बज़ाहिर जिसका अभी सियासी, जो एक बात कही जा रही थी कि कोई सियासी आदमी होगा और उसका बज़ाहिर कोई सियासी बड़ी जमात से उसका ताल्लुक नहीं होगा, तो वो सामने आए। क्योंकि ये एक बलूचिस्तान बाप पार्टी थी जिसके साथ इन्होंने काम किया था, और ये उसी में थे, उसके सेनेटर थे। लेकिन फिर अभी पिछले दिनों ये बिल्कुल ही यानी उस पार्टी से अलग हो गए थे, और ऐसा महसूस हो रहा था कि ये एक आज़ाद हैसियत में सेनेटर के तौर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और काफ़ी अरसे से ये आपके सियासत से में नजर नहीं आ रहे थे, इवन कि मीडिया में नजर नहीं आ रहे थे। मेरा ख्याल है मेरा आखिरी प्रोग्राम था जिसमें ये आखिरी दफा नजर आए थे अनवारुल हक काकड़ साहब, और बड़ी बैलेंस शख्सियत हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। बलूचिस्तान से एक ऐसे शख्स को जो यंगस्टर है और बहुत अच्छा सेनेटर है, बड़ी अच्छी सोच है उसकी, उस शख्स को वजीर आजम बनाना मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा फैसला है। और ये बड़े बड़े जो नाम आ रहे थे, जिलानी साहब के, हफीज शेख साहब के और दूसरे लोगों के, इनका जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क था। मेरा ख्याल है लोग बहुत परेशान थे इनके नाम। अच्छा डॉक्टर साहब, जो नाम आपने इब्तिदा में भी कहा सामने आए थे, जो गर्दिश कर रहे थे, उसमें से तो कोई नहीं आया, लेकिन आज सुबह से एक बयान सामने चल रहा था राजा रियाज साहब का कि वो कह रहे थे कि सरप्राइज हो सकता है, कोई ऐसा नाम सामने आ सकता है जो लिस्ट में मौजूद ही नहीं है, और वैसा ही हुआ। तो ये कोई हिकमत अमली थी? नहीं, ये देखिए ना, मैंने कहा ना कि अगर आप मैंने जितने भी बड़े
इंटरव्यू किए टॉप के पीपल्स पार्टी से, PMLN से, वो इस बात पे कन्विंस थे कि कोई पॉलिटिकल आदमी आएगा। उनका ये कहना है कि ये पॉलिटिकल सीट है निगरान वजीर आजम की, और निगरान वजीर आजम को इख्तियारात दिया गया है। तो ये भी था कि जी एक ऐसा वजीर आजम जो कि इस हुकूमत की जो भी पॉलिसीज है, जो भी एग्रीमेंट है, उसको लेके आगे चले। उनका ये कहना था कि जी रिटायर्ड जजेस, जनरल्स और ये मीडिया पर्सन और सारे लोग जो हैं ये इस पोस्ट के लिए नहीं है। ये गुफ्तगू में तो आ गया था। फिर जब मैंने इनसे कहा था कि फिर ये हतमी है, तो उन्होंने कहा यार पॉसिबिलिटीज तो हो सकती है, लेकिन तमाम सियासी जमातें से बात करके या टॉप से बात करके हमें ये पता चलता था कि कोई सियासी आदमी होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होगा। अब जैसे इसहाक डार साहब था, शीरी आपके वो थी पीपल्स पार्टी की, तो उन लोगों का जब नाम आ रहा था तो वो बड़े एक्टिव है। यूसुफ रजा गिलानी का नाम आया, वो बड़े एक्टिव थे, तो वो माइनस हो रहे थे। लेकिन सवाल ये था कि जी एक सियासी आदमी होगा, और वो सियासी आदमी जो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होगा और छोटे सूबों से होगा। ये बातें जो थी इनके मुंह से आ रही थी, जो टॉप मैनेजमेंट इन चीजों को, यानी प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, या बड़ी पार्टियों के सरबराह हैं, उनका। लेकिन बड़े एहतियात किया इन्होंने, मसलन इस निगरान वजीर आजम काकड़ साहब का नाम लाने के लिए। तो यकीनन जो नाम आ रहे थे, अब आप बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत से मीडिया चैनल थे जो किसी का नाम इस तरह चला रहे थे कि आम आदमी ये समझ रहा था कि बस वो आ गए। जैसे कि हफीज शेख का नाम था, या जिलानी साहब का नाम दिया गया कि जनाब वो तो वजीर आजम हाउस चले गए मुलाकात। हफीज शेख का तो ऐसा लग रहा था, एक निजी टीवी चैनल ऐसा चला रहा था कि जी उनके अलावा कोई है ही नहीं। लेकिन जब मैंने ऊपर बात की तो मुझे ये महसूस हुआ कि यार जब वो लिस्ट में ही नहीं है, डिस्कस ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर ये लोग मीडिया में क्यों चला रहे हैं? और बड़े बड़े लोग इसको चला रहे थे, तो बज़ाहिर। लेकिन ये जरूर वो कहते थे कि नाम ऐसा होगा जो सरप्राइज होगा, और हम नहीं चाहते कि वो नाम डिस्क्लोज हो। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पे एक छोटा सा एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे। राजा रियाज कह रहे हैं कि ये नाम मेरे 3 नामों में था, फिर उसके ऊपर मशावरत हुई। कल वजीर आजम ने इत्तेहादियों का मुलाकात की, शाइया दिया, उसमें जरदारी साहब नहीं थे, लेकिन बिलावल भुट्टो ने कहा कि जरदारी साहब से मशावरत होनी जरूर चाहिए। तो आप समझते हैं कि उनसे मशावरत हुई होगी? नहीं, सब मुशावरत से हुआ है। मैंने कहा ना 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा, मुझे ये मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता उस लीडरशिप का, जो तीन लीडरशिप है उसमें से उनका ये कहना था कि भाई सरप्राइज भी है और एक और चीज भी है कि जी बंदा जो है वो इनमें से कोई नहीं है, कोई नया होगा, और ऐसा बंदा होगा उसको हम नहीं बताना चाह रहे, किसी के सामने नहीं लाना चाह रहे, क्योंकि मीडिया में जब नाम आता है तो फिर उसके ऊपर बहुत सारे पहले ही जो है ना उसके लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। तो चुनांचे ये 3-4 दिन पहले हो गया था। और एक बात और भी थी कि जब आप पॉलिटिकल जितनी भी PDM के सरबराह हैं उनमें से राब्ता करें, तो वो कहते थे कि हमने उनमें से 4 या 3 से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जी हमने वजीर आजम को ये इख्तियार दे दिया है कि वो जो फैसला करें। मैंने कहा सर इख्तियार तो आपने दे दिया होगा, लेकिन जाहिर है आपकी कुछ राय भी होगी, कुछ रिकमेंडेशन भी होगी। तो उन्होंने कहा जाहिर है हमारी रिकमेंडेशन है, जैसे पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 नाम पीपल्स पार्टी के कुछ लोग कह भी रहे थे, कुछ कह रहे थे नहीं जी हमें नहीं पता, कुछ कह रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी का है। मसलन एक था जनाब वो जिलानी से उसका तसद्दुक जिलानी साहब का, और या अब्बास जिलानी साहब का। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि अब्बास जिलानी साहब वेरी क्लोज थे आपके, उनके रिश्तेदार थे यूसुफ रजा गिलानी, तो ये अगर आते तो एक तरीके से जो है वो मैं समझ रहा हूँ कि वो बाइस की बुनियाद पे आते। लेकिन वो वाली बात स्टैंड कर गई जो शुरू में ही आई थी, और पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जनाब नैयर बुखारी ने भी ये कहा था, अयाज सादिक साहब ने भी ये कहा था कि जो भी बंदा आएगा वो पॉलिटिकल आएगा। 3 दिन पहले जब हम टॉप से बात करते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि पॉलिटिकल बंदा होगा और इनमें से कोई भी नहीं होगा और सरप्राइज होगा। तो ये जाहिर है बात बाहर तो नहीं आ सकती, जो वो कह रहे थे हम भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एतमाद में कहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा फैसला है। सबसे अच्छी बात ये है कि यंग, बड़ा एनर्जेटिक, बड़ा पढ़ा लिखा, समझदार, इंटेलेक्चुअल शख्स है, और ये एक मेरिट का बंदा है मैं समझता हूँ, और छोटे सूबे से ताल्लुक रखता है, और इसका नाम मेरा ख्याल है मुश्तरका तौर पर तमाम सियासी जमातों, वैसे तो देखें आईनी तौर पर लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस का ये काम है, लेकिन क्योंकि ये इत्तेहादी हुकूमत थी तो इत्तेहादी हुकूमत में PDM जो है उसको मिलकर ये काम करना था। तो ये कहना कि नहीं जी
कोई इसमें शामिल नहीं है। पीडीएम इज इम्पोर्टेंट क्योंकि एक तरफ राजा रियाज थे और दूसरी तरफ वजीर आजम, और वजीर आजम के साथ जो पीडीएम है उसमें पीपल्स पार्टी नहीं थी, लेकिन पीपल्स पार्टी से भी मुशावरत हुई थी और मैं जैसा समझ रहा हूँ कि ये नाम 3-4 दिन पहले फाइनल हो चुका था, लेकिन ऐलान इसलिए नहीं किया जा रहा था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि जनाब उनको और 8 दिन उनके पास है तो क्यों ना 14 अगस्त वो मना के जाएं, वजारत उज़्मा और 14 अगस्त करीब हो तो कौन छोड़ेगा भाई। तो मेरा ख्याल है क्योंकि सदर साहब के लेटर के बाद अब इनके लिए जरा सा मुश्किल हो गया था और प्रेशर आ रहा था कि नहीं नाम आप डिस्क्लोज करें। हालांकि वजीर आजम को सदर साहब का लेटर पसंद नहीं आया था कि सदर साहब को पता होना चाहिए कि मैं 8 दिन तक रह सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है ये पीडीएम का और इत्तेहादी हुकूमत का अच्छा फैसला है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब अब दूसरा मरहला जो काबीना का होगा, तो काबीना का सेटअप कैसा नजर आ रहा है आपको? देखिए जाहिर है काबीना के सिलसिले में भी इन वजीर आजम और लीडर ऑफ द हाउस का रोल होता है, लेकिन पीडीएम और पीपल्स पार्टी का भी रोल होगा और इसमें आप इस्टेब्लिशमेंट को माइनस नहीं कर सकते हैं, किसी भी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट को माइनस नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो भी सूरत हाल होगी उसमें काकड़ साहब को फैसला करना है अपनी काबीना का, लेकिन ये बात पाकिस्तान की पिछली तमाम केयरटेकर गवर्नमेंट को देख के आप कह सकते हैं कि इसमें उनको भी उन नामों का एहतराम करना पड़ेगा वजीर आजम को जो इत्तेहादी हुकूमत या पीडीएम की तरफ से आएंगे, उनमें से ऐसे लोगों को उनको जरूर देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि काकड़ साहब जो हैं वो फैसला करते हुए जरूर देखेंगे कि ऐसे लोग उनकी काबीना में आए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसी निगरान हुकूमत है जिसको पार्लियामेंट ने इख्तियार दिया है, ताकत दी है, और ये भी मुमकिन हो सकता है जैसा कि कहा जा रहा है कि जनाब मरदमशुमारी के हवाले से और ये कि नए मरदमशुमारी से अगर इंतखाबात होते हैं तो ये जो निगरान हुकूमत है ये 3 महीने के बजाय 6 महीना भी हो सकती है, 1 साल भी हो सकती है, खुद हुक्मरान पार्टी ये कह रही है। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल है काकड़ साहब के साथ काबीना में भी ऐसे लोग आएंगे। ये तो लगता है कि दोनों हर मुख्तलिफ सियासी जमातों के भी कुछ लोग होंगे, लेकिन कुछ टेक्नोक्रेट भी होंगे, लेकिन काबीना बिल्कुल मशावरत से आएगी और इन मशावरत में पार्टी PMLN, JUI इस पर भी मुशावरत। बिल्कुल डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा, हमारे साथ सैफान खान भी मौजूद है, उनसे भी इस पर हम बात कर लेते हैं। सैफान, जिस तरह से अगला मरहला निगरान काबीना का होगा और उसके हवाले से भी डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि मुशावरत हो चुकी होगी और अभी कुछ चीज़ें जो है अनवारुल हक काकड़ साहब को खुद भी तय करनी है, तो आप समझते हैं कि जो दूसरी चीज़ सामने आ रही है कि निगरान सेटअप की मुद्दत भी बढ़ सकती है, जिस तरह से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी लिखा और हमारी सियासी हलकों में भी बातें हो रही हैं कि मर्दमशुमारी का मामला है, दूसरी आइन में थोड़ी बहुत गुंजाइश है कि 2-3 महीने ऊपर जा सकते हैं। जी बिल्कुल, और बार बार जो हुकूमती इत्तेहाद है वो ये अश्योरेंस दे रहा है कि जो इंतखाबात बढ़ेंगे भी तो 1-2 माह बढ़ेंगे, लेकिन ये बात हतमी है कि इंतखाबात बढ़ेंगे तो अक्टूबर-नवंबर में नहीं होंगे, और ये बात भी हतमी है कि ये जो निगरान सेटअप आएगा, अब इसमें आप ये देखेंगे इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो कितनी ज्यादा है। ये शायद 1997 जब मलिक महराज खालिद साहब निगरान वज़ीर आज़म एक बार बने थे, उसके बाद पहली निगरान हुकूमत होगी जिसको एक IMF प्रोग्राम विरसे में मिलेगा। एक पहली निगरान हुकूमत होगी जो ऐसे वक्त में आई है जब 2 सूबों में ऑलरेडी निगरान हुकूमत है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ऑलरेडी निगरान सेटअप चल रहा था। KP में कुछ लोगों ने जो मुस्ताफी हुए, मामला चेंज हुए हैं, लेकिन एक निगरान सेटअप चल रहा था। तो ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड और अनकन्वेंशनल टाइम है। अब ऐसी निगरान हुकूमत होगी जिसको आप कह सकते हैं कि कुछ अनकन्वेंशनल इख्तियारात भी मिले हैं, खासतौर पर जिस तरह इख्तियारात ऐसे कि वो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन से डील कर सकेगी, और ये ऐसी पहली निगरान हुकूमत भी होगी क्योंकि हम ये देखा है कि इससे पहले भी तवील निगरान हुकूमतें आई हैं। हमें ये तायुन नहीं है कि 60 दिन होगी, 90 दिन होगी या इससे ऊपर होगी तो कितने माह होगी, क्योंकि जो बार बार डेट दी जा रही है वो फरवरी-मार्च की दी जा रही है, क्योंकि सेनेट इलेक्शंस आ गए हैं और कहा जा रहा है कि उससे कबल इलेक्शंस हो जाएंगे, ये हतमी है। लेकिन कोई हतमी तारीख जो है ताहर हमारे सामने नहीं है, तो हमें ये नहीं पता कि कितने माह के लिए होगी। तो ये जिसे कहा जाए कि काफी एक गुमगो की और इबहाम की कैफियत है, और इस मुबहिम कैफियत में तकरीबन तमाम जो सियासी जमातें मुब्तला नजर आई हैं पिछले कुछ अरसे में, जो जितने भी लोगों से सवाल जवाब हुए जो मीडिया में आए कि कब इलेक्शन होंगे,
इलेक्शन जो है वो वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, निगरान सेटअप आएगा तो कितनी मुद्दत का होगा, तो इस बारे में कोई हतमी जवाब हमें कोई भी जमात नहीं दे सकी। हत्ता कि आपने देखा होगा कि मर्दमशुमारी के मामले के ऊपर भी हुक्मरान जमात के अंदर ये आवाजें थी कि ये जो मर्दमशुमारी है ये नए सेंसस के मुताबिक जो है, जो इसका अप्रूवल नहीं होना चाहिए। और काफी हद तक एहसन इकबाल साहब दीगर जो रुफका नून लीग के थे, जो सीनियर क़यादत थी, वो कह रही थी कि नहीं, पुरानी मर्दमशुमारी पर इलेक्शन होने चाहिए ताकि तवील आगे खींचे ना इलेक्शन। तो ये एक इबहम जो था ये चारों तरफ हमें नजर आ रहा था। और इस दौरान ये निगरान सेटअप आया। अब और निगरान सेटअप के आने पर भी आप देखें जिस तरह के 3 या 4 नाम शुरू में थे और उनके बारे में ये हतमी तौर पर था, और काफी हद तक कल तक तो ये राय बन चुकी थी कि अपोजिशन लीडर और वजीर आजम के माबैन मुलाकात में ये नाम तय नहीं पाना, क्योंकि कल हमने देखा कि तकरीबन ये लोगों में कंसेंसस आ चुका था कि भाई ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास ही जाएगा, कमेटी में भी कुछ नहीं होगा, और शायद 15, 16 यानी 14 अगस्त के बाद ही कुछ मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये भी एक सरप्राइज था। और ये जो नाम सामने आया अनवारुल काकड़ साहब का, ये अपने आप में एक सरप्राइज था, क्योंकि ये आप देखें कि जो ऑपोजिशन के नाम थे या जो हुकूमत के नाम थे, इन दोनों नामों में अनवारुल काकड़ साहब का नाम हमने नहीं सुना था। हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अपने नाम थे, पीपल्स पार्टी ने जो नाम दिए थे उनमें नहीं था, नून लीग के जो नाम सामने आए थे, जो मीडिया में के जराए से आए थे जो सामने, उनमें भी हमने देखा था कि ये नाम नहीं था। ये आज ही हमने देखा कि किस तरह ये नाम आज डेवलप हुआ और एक यकदम जो इसका फैसला हुआ, तो ये भी एक बड़ा सरप्राइज था। लेकिन यकीनी तौर पर जैसा मैंने कहा कि ये जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं उस लिहाज से एक ऐसा सेटअप होगा जिसको बहुत चैलेंजेस का सामना होगा, और इसके पास कुछ इख्तियारात तो होंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेडलाइंस होंगी जिन डेडलाइंस को इसे अचीव करना होगा। और उसमें सब में बड़ी जो और पहली इंपॉर्टेंट डेडलाइन जो है वो 30 सितंबर की है, क्योंकि हम जो IMF के साथ मामला तय किए हैं तो हमें 30 सितंबर तक कुछ उनको डेडलाइंस अचीव करनी है, कुछ इंडिकेटर्स को अचीव करना है और उनको दिखाना है। तो ये पहला टास्क ही शायद इनके लिए होगा, क्योंकि यहाँ आए और इनके पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि अब हमने देखा है अगस्त ऑलरेडी मिड अगस्त आ चुका है, और इनको आते ही हतमी तौर पे अपनी टीम को भी तश्कील देना होगा, और जो भी इनके मामला IMF के साथ हैं उनको जेर गौर लाना होगा ताकि वो 30 सितंबर की डेडलाइंस अचीव कर सकें। और साथ साथ क्योंकि ये एक सियासी अमल भी साथ में जारी होगा, और आप ये भी देखें कि इसमें एहतसाब की आवाजें भी थी इस निगरान सेटअप के आने से कबल, और जो इस दौरान भी बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि शायद एक एहतसाब भी हो, और सिर्फ एक पार्टी का नहीं बल्कि दीगर जमातों का या पूरे ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ लोगों की छांटपीट हो। ठीक है सफान, ये बताइएगा कि ये वैसे तो एक सरप्राइज नेम है, जो तीनों के जो 6 नाम दिए गए थे उनमें नाम में था ही नहीं, तो अब आपको क्या लगता है ये जो निगरान वजीर आजम का जो नाम है इत्तेफाक राय से ये आए हैं, आप मुल्क की तरक्की को किस तरीके से देखते हैं? बिकॉज आपने जैसे बताया कि 30 सितंबर इज द डेडलाइन IMF की तरफ से, तो आप किस तरह से देखते हैं? देखें, ये IMF का जो प्रोग्राम है 9 माह पर मुहित है। इसमें हमने देखा है एक रिव्यू इनका जो है नवंबर में है, एक फरवरी में है, मुख्तलिफ औकात में रिव्यूज हैं। जो निगरान सेटअप है कम से कम कहा जा रहा है कि शायद इस 8-9 माह के अरसे को कवर करेगा। अब इस दौरान जो IMF के मुख्तलिफ टारगेट सेट होते हैं और इस 9 माह के अरसे में, और उनमें से कुछ टारगेट जो है वो 30 सितंबर तक हमें दिखाने IMF को करके। इसमें बहुत से टारगेट्स हैं। आपकी करेंसी से मुतालिक टारगेट है कि आपको ओपन मार्केट और इंटर बैंक मार्केट में जो फर्क है वो 1.25% रखना है, या आपको अपना जो फिस्कल साइड है उसके कुछ टारगेट्स हैं, मॉनेटरी साइड के कुछ टारगेट्स हैं। तो अब निगरान सेटअप के पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो, क्योंकि अगर वो आकर अपनी टीम तश्कील देते हैं और फिर वो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी जो IMF और पाकिस्तान के दरमियान दस्तखत हुआ है उसको अगर पढ़ने में सर्च कर देते हैं 1.5-2 हफ्ते, तो शायद इतना वक्त है नहीं। अब ये हमें उम्मीद यही है कि अनवारुल काकड़ साहब एक लर्नड और एक ऐसी शख्सियत जो उनसे वास्ता हमारा पड़ा है, तो एक बड़ा एक अच्छा बैलेंस्ड ओपिनियन रखते हैं, एक सियासी सूझबूझ भी रखते हैं, और साथ साथ पढ़े लिखे शख्स हैं। तो अंदाजा यही होगा कि जो, और उम्मीद भी यही है कि उनको या उनकी टीम जो होगी वो पहले से वेल इक्विप्ड होगी, और शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि कोई फाइनेंस का बंदा जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसकी अहमियत ज्यादा होगी, जिसको पता होगा कि हमारे डील्स क्या हुई हैं IMF के साथ, हमने क्या टारगेट्स अचीव करना है, हमें क्या क्वार्टरली या क्या मंथली उनको नंबर्स पूरे करके दिखाने हैं। तो ये एक बहुत चैलेंज होगा कि हम क्योंकि ये जो 9 माह का अरसा है इसको पूरा गुजर के, और फिर इस दौरान आप ये भी देखें कि पाकिस्तान की तरक्की का जो अब दारोमदार, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की भी हम मिसाल अभी जिसको कोट कर रहे थे आर्टिकल को, वो बहुत हद तक उस इन्वेस्टमेंट पर दारोमदार है जो पाकिस्तान में खलीजी ममालिक से आनी है, और इसका जो हजम है वो तकरीबन $25 अरब से जायद का बताया जा रहा है। अच्छा, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस तो होगा, यानी G2G ट्रांजेक्शन्स होंगी, लेकिन इस दौरान जो भी ट्रांजेक्शन्स का स्ट्रक्चर होगा उसको डिफाइन करने का जो अमल है वो इस अरसे के दौरान जो है वो भी होगा।
तो SIST जिसका प्लेटफॉर्म बनाया गया इस हुकूमत में, जो 14-15 माह की PDM की, जिसमें आर्मी चीफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है, उसमें भी अनवारुल हक काकड़ साहब, उनकी काबीना एपेक्स कमेटी जो उसकी बनाई गई है मुख्तलिफ सतह पर, वो बड़ा अहम किरदार अदा करेंगी कि वो तमाम जो G2G ट्रांजेक्शंस, प्लेजेस या MOUs की शक्ल में है, उनको मिच्योर करें, उन ट्रांजेक्शंस को, जो उनका स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करें और फिर उनको हतमी मराहल तक लेकर जाएं। तो ये मेरे नजदीक एक माशी, जिसे कहा जाए कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चैलेंज और माइलस्टोन्स होंगे जो अचीव करने होंगे। एक तरफ IMF प्रोग्राम होगा, एक तरफ आपकी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल होगी। तो सफान ये बताइएगा कि कितना ऑब्वियसली बिकॉज इतने सारे टारगेट्स हैं जो अचीव करने हैं IMF के, और जो अमाराती जो अभी आपने बताया है प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो कितना प्रेशर होगा निगरान हुकूमत पर? देखिए, निगरान हुकूमत पर सब में बड़ा जो प्रेशर है वो ये माशी ही होगा, क्योंकि हमें इस पर हमारे पास ये लास्ट लाइफ लाइन है और हम वी कैन नॉट गो ऑफ ट्रैक फ्रॉम दिस। अगर हम यहाँ से हटते हैं तो शायद फिर और हमारे पास लाइफ लाइन ना हो। तो ये उसको अनवारुल हक काकड़ साहब को, निगरान काबीना को भरपूर अंदाजा होगा, हमसे कहीं ज्यादा अंदाजा होगा। और यकीनी तौर पर जो इस वक्त तमाम हल्के, तमाम ताकतवर, मुख्तदर, तमाम सब मिलकर ही इस वक्त जो है इस संजीदगी को समझते होंगे। तो सब में बड़ा चैलेंज तो यही होगा। उसके साथ साथ सियासी चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि हम ये वो वक्त होगा जब चेयरमैन PTI जेल में हैं, उन पर केसेस बन रहे होंगे। और आप ये भी ध्यान में रखें कि ताहाल 9 मई के जो केसेस हैं, उसके जो मास्टरमाइंड जिनको कहा जाता है चेयरमैन PTI, उनके खिलाफ ताहाल जो कोई हतमी लीगल, जिसे कहा जाए सब्सटेंशियल कार्रवाई जो है उस मामला में नहीं बढ़ी आगे, क्योंकि मामला अदालत में भी फंसे हुए हैं, लेकिन उसके एहतसाब अभी तक उनकी हद तक, उनकी जात की हद तक नहीं हुआ है। तो ये भी तवक्को की जा रही थी कि मजीद केसेस में भी शायद उनको अब गिरफ्त, और एक न्यूट्रल सेटअप होगा जिस पर कोई सियासी बैगेज नहीं होगा, तो शायद वो केसेस भी ज्यादा पेशरफ्त उनमें हो सके, न सिर्फ उनके खिलाफ, बल्कि अगर कहीं भी कोई करप्शन का केस हुआ है कोई भी जमात या ब्यूरोक्रेसी से भी, तो ये भी तवक्को होगी कि उनका भी इस पर एक एहतसाब के अमल से, वो तमाम शफाफ एहतसाब के अमल से वो लोग भी गुजरेंगे। तो कुछ रिफॉर्म्स की तवक्को बड़े लेवल पे तो नहीं, लेकिन हम ये जरूर होगा ये चैलेंजेस में कि हम जो है कम से कम अपने मामलात को इस हद तक सही रखें कि जो हमारे टारगेट्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, और खासतौर पे जो चीजें हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, हम उनको पूरा करने में जो है हमें ये निगरान सेटअप मदद दे सके। बिल्कुल सफान, ये तो हमारी आखिरी लाइफ लाइन की बातें हो गई, जो यकीनी तौर पर एक हिकमत अमली बनाई होगी रियासती सतह पर भी, हुकूमती सतह पर भी, और निगरान सेटअप भी ऐसा लाना होगा ताकि ये मामलात चलते रहें। दूसरी जानिब जो इनका असल काम है वो वक्त पर इलेक्शन करवाना है, कि 90 दिन में निगरान सेटअप इलेक्शन करवा सके। इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, ये जो 90 दिन वाला जो मामला है, इसमें तो अब हमने देखा है कि 4 माह का जो अरसा है वो डीलिमिटेशंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वो बता रहे हैं कि लगता है। इसके बाद फिर उसकी जो अपील्स होती हैं, और जो अपील्स के ऊपर फिर जो पूरा प्रोसेस है, उसमें भी तकरीबन 1.5 माह 2 माह का, यानी 6 माह मजमूई तौर पर, और कम से कम भी 4 से 6 माह का मतलब एक अरसा है। तो अब निगरान सेटअप, क्योंकि ये जो बॉल है दैट्स इन द कोर्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही डीलिमिटेशंस और दीगर हवाले से करेगा कि इलेक्शंस कब होने हैं। निगरान जो सेटअप होगा वो उस पर अमल दरामद कराएगा, और यकीनी तौर पर उसकी पहली तरजीह होगी कि शफाफ तरीके से ये इलेक्शंस हो जाएं और वक्त पर हो जाएं। लेकिन जो डेट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ही सामने आनी है, और वो फरवरी से पहले की जो तवक्को की जा रही है कि मुश्किल है कि वो आए, तो फरवरी या मार्च ही वो हो सकता है जिस वक्त इलेक्शंस हो सके। तो इस सूरत हाल में इलेक्शंस कराना बहुत अहमियत होगी। और आप ये देखें कि जितने भी निगरान सेटअप आए, जैसे भी इलेक्शन हुए, जो जमात भी जीती, जो जमात भी हारी, पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी हमने देखा कोई मुतमईन नहीं हुआ इलेक्शन से। सबने इल्जामात ही लगाए हैं। हमने हर तरह के फखरुद्दीन जी इब्राहिम जैसे लोग भी आके आजमाए हैं, रिटायर्ड जजेस को भी केयर टेकर सेटअप में लगाए, और हर तरह के ब्यूरोक्रेट्स को भी लगाया। लेकिन हर तरफ हमने देखा है कि कभी 35 पंचर के इल्जाम सामने आ गए, तो कभी कुछ सामने आ गया। जो 2018 के इलेक्शन थे तो उसमें RTS के बैठने का इल्जाम जो मौजूदा हुकूमत जमात थी, हुक्मरान जमात, उन्होंने लगाया था। तो ये तो हतमी है कि जो शफाफियत पर और इस पर एतराज़ात तो उठेंगे कि इलेक्शन शफाफ थे या नहीं थे। तो ये तो शायद कोई भी निगरान सेटअप किसी हद तक भी चला जाए, जो हारने वाली जमात होगी वो धांधली का इल्जाम तो लगाएगी। तो ये इतना तो शायद इनके भी जहनी तौर पे तैयार होंगे कि ये कुछ भी कार्रवाई करें या किसी तरह भी इसको इंश्योर और फुल प्रूफ इलेक्शन की तरफ, फिर भी इल्जामात तो इनके पर लगेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सफान और डॉक्टर दानिश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
जी हाँ, जिस तरह से हम बात करें, निगरान वज़ीर आज़म के नाम का इंतखाब कर लिया गया है और अब से कुछ देर पहले एक आखिरी दौर था, आज तीसरा दौर था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान, जिसमें नाम सामने आ गया है। और अब इसके बाद आपको ये भी बताएं कि जिस तरह से दीगर चीज़ें सामने जाएंगी उसमें निगरान सेटअप के निगरान काबीना के ऊपर भी बात की जाएगी। लेकिन आज की मुलाकात के ऊपर हम बात करते हैं कि आज वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के मामले पर आला हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ सरप्राइज़ दे सकते हैं, ये कहा जा रहा था और ये सरप्राइज़ ही था। अब से कुछ देर पहले राजा रियाज ने मीडिया से गुफ्तगू की है, उनका क्या कहना था ये आपको सुनाते हैं। निगरान वज़ीर आज़म के फैसले पर सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी है। आपको बताएं कि समरी पर सदर मुमलिकत ने भी दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात में तय किया गया कि अनवारुल हक काकड़ वज़ीर आज़म होंगे, निगरान वज़ीर आज़म होंगे, जिसके ऊपर सदर मुमलिकत ने भी समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने दस्तखत करके एडवाइस सदर को भिजवाई थी। आपको बताएं कि सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए हैं और सदर मुमलिकत ने सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को बतौर निगरान वज़ीर आज़म तैनाती की मंजूरी दे दी है। सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का फैसला किया गया है, जिसकी समरी पर सदर मुमलिकत ने भी दस्तखत कर दिए हैं। सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत ने सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरान वज़ीर आज़म तैनाती की मंजूरी दे दी है। आइन के आर्टिकल 224 के तहत सदर ने मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को बतौर निगरान वज़ीर आज़म तैनात करने की मंजूरी दे दी है। सदर ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1) के तहत दी है। सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि सदर मुमलिकत ने सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरान वज़ीर आज़म तैनाती की मंजूरी दे दी है। और आपको ये भी बताएं कि सदर ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1) के तहत दी है। सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए हैं। एक बार आपको बताते चले, अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है। अनवारुल हक काकड़ ने 12 मार्च 2018 को सेनेटर का हल्फ उठाया था। अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान भी रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म बन गए हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म बन गए हैं। सदर मुमलिकत ने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।